हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 10 वृत्त। पिछले वीडियो में हमने वृत्त से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ डेफिनेशन आज और हैं। इसमें पहला डेफिनेशन है चाप यानी आर्क, जिसको बोलते हैं हम। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमने एक वृत्त ले लिया, ठीक है। अब ये वृत्त ले लिया तो इस पर दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, यानी कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होगा उसे हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक बिंदु यहाँ पर को मान लिया, एक बिंदु यहाँ पर को मान लिया, इसको P मान लिया और इसको Q मान लिया। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच का जो भाग है, ये वृत्त ही तो बन रहा है ना पूरा। तो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो भाग है, बीच का भाग मतलब ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। बीच का भाग मतलब ये, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। आई बात समझ में? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वृत्त की जो लंबाई आ रखी है, इसे हम क्या कहेंगे? वृत्त का चाप कहेंगे। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं कह रहे हैं। दूरी तो क्या आ जाएगा? ये भी आ सकती है दूरी, तो है ना, यहाँ से यहाँ तक का। ऐसे अगर सीधी लाइन ड्रॉ करें तो ये भी क्या है? दूरी है। लेकिन हम दूरी नहीं करें, ऐसे लंबाई करें यहाँ से यहाँ की ओर। ठीक है, तो या फिर दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, वृत्त मतलब ये बाहरी आवरण हो गया, है ना। ये जितने में ब्लैक कलर दिख रहा है ये क्या है? वृत्त है। ये बीच का हिस्सा नहीं है, ये क्षेत्रफल आएगा। आई बात समझ में? तो क्या आ जाएगा फिर? वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का भाग, तो ये भी चाप है और ये भी चाप। तो देखो इसमें गौर करने वाली बात है कि एक की अगर लंबाई देखी जाए तो कम होगी, एक की लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो कम वाला क्या होता है? लघु चाप होता है, और दीर्घ वाला क्या होता है इसमें? ठीक है, सॉरी, ज्यादा वाला क्या होता है? दीर्घ चाप, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। ये P मान लिया, Q मान लिया। ठीक है, दोनों चाप को हमने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। ये वाला जो हिस्सा निकाल रखा है यहीं पर से निकाल रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? देखो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पर को P बिंदु ही होगा, ये भी Q होगा, ये भी P होगा, ये भी क्या होगा? Q ही होगा, क्योंकि उसी का तो हिस्सा है ना। तो इस वाले में एक बिंदु हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्या? R। ठीक है, तो नीचे वाले को कह देंगे लघु चाप। ठीक है, क्या कहेंगे? लघु चाप, जिसको हमने क्या मान लिया? PQ मान लिया। ठीक है, इस लघु चाप को हम बोलते हैं माइनर आर्क। और ये वाला रेड वाला जो है ऊपरी हिस्सा, ये हो गया दीर्घ चाप। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। ठीक है, दो टाइप के चाप बन रहे। देखो दीर्घ चाप में क्या बन रहा है? देखो PRQ हो रहा है कि नहीं? अब दोनों को PQ लिखोगे तो उसमें गलत हो जाएगा। PQ ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो इसका मतलब बराबर हो रहे हैं, ऐसा कहने का मतलब है ना। तो PRQ मतलब हम इस वाले चाप की बात कर रहे हैं, PQ मतलब ये वाले चाप की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, अब देखो अगला है इसमें जब दोनों चाप बराबर होते हैं। अब देखो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, अभी तो हमने क्या ले लिया? बिंदु यहाँ पर को ले लिया। अब अगर एक कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि जब दीर्घ चाप और लघु चाप दोनों बराबर हो, अगर हम पॉइंट इसके सेंटर में को ले लें, बीचों बीच में को ले लें यहाँ पर को, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों चाप बराबर भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो वो दो बराबर चापों में कौन इसको डिवाइड करता है? देखो जैसे एक वृत्त बना लिया हमने, ठीक है, तो व्यास अगर खींच दिया तो ये AB क्या है? इसका व्यास है। तो ये AB क्या कर रहा है? इसको दो बराबर भागों में बांटता है कि नहीं करता है? वृत्त का व्यास क्या करता है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है ये क्या कर रहे हैं? इसको दो बराबर चाप में वही तो बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? तो क्या लिखा है? जब दोनों चाप बराबर होते हैं तो प्रत्येक चाप क्या होता है? अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इस वृत्त को मान लें, ठीक है, इसमें दो इसके अगर पार्ट कर दिए जाए, एक P आ गया, एक Q। ठीक है, तो अर्धवृत्त क्या है? ये भी अर्धवृत्त है, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये भी अर्धवृत्त आ गया और नीचे वाला हिस्सा भी क्या आ जाएगा? इसका अर्धवृत्त आएगा। कब? जब दोनों चाप बराबर होंगे, उसी कंडीशन पे हम उसको अर्धवृत्त कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, तीसरा है इसमें
परिधि, देखो परिधि कल भी बताया था, जिस पर वो असंख्य बिंदु क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उसे परिधि कहते हैं, है ना। तो या फिर एक परिभाषा और है, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को, देखो ये वृत्त है, इस बी से अगर हमने चलना शुरू किया तो वापस बी तक पहुंच गए, तो हमने जितनी लंबाई इसमें या जितनी दूरी ये तय करी तो वो क्या हो जाती है, वृत्त की परिधि। यानी कि संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का है, बीच वाली लाइन नहीं कह रहे हैं, ठीक है, बी से चलना शुरू किया तो केवल बी तक पहुंचने में, तो ये जो संपूर्ण वृत्त की लंबाई है इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। आई बात समझ में। देखो इस लघुचाप पी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पी क्यू लिखेंगे और इसके ऊपर ये चाप बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही दीर्घ चाप को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, फिर पी आर क्यू और इसके ऊपर क्या बना दिया, चाप बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसको चाप पी क्यू भी कह सकते हो, ये नहीं है कि लघु कहने का मतलब नहीं, ये इसका मतलब ये कि चाप पी क्यू भी कह सकते हो हिंदी में, या फिर पी क्यू के ऊपर ऐसे चाप जैसा साइन बना देंगे, तो ये भी क्या कर रहा है, चाप को ही डिनोट करता है। जैसे हम रेखाखंड में क्या करते हैं, रेखाखंड एपी लिखे हैं, एपी के ऊपर लाइन करते हैं, है ना, तो रेखाखंड होता है, ऐसे ये चाप के लिए होता है। देखो इसमें अगली डेफिनेशन है वृत्तखंड, ठीक है। जीवा तथा प्रत्येक चाप के बीच के क्षेत्र को कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है। अब देखो एक वृत्त बनाते हैं पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें डेफिनेशन समझते हैं। ये वृत्त है तो क्या कर रहा है डेफिनेशन में, जीवा तथा प्रत्येक चाप के बीच के क्षेत्र को, ठीक है। एक इसमें हमने क्या मान लिया, जीवा मान ली ए बी, है ना। तो जीवा तथा प्रत्येक चाप, देखो चाप एक तो यहाँ की ओर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और एक ये वाला चाप भी है, ये ऊपर वाला, है ना। तो देखो वृत्त खंड मतलब क्या रहा है, वृत्त का खंड, है ना। तो एक वृत्त खंड तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। देखो एक वृत्त खंड ये वाला आ रहा है और दूसरा वृत्त खंड क्या आ रहा है, ये ऊपर वाला, है ना। दो वृत्त खंड बन रहे हैं इसमें। तो देखो इसमें भी क्या बन रहा है, जीवा आ रही है और संगत चाप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीवा के साथ जो भी चाप आ रहा है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। जैसे एक इस टाइप से वृत्त बना लिया तो इसमें ऐसे वृत्तखंड क्या होंगे, बहुत सारे वृत्तखंड बन सकते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी, है ना। ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं। तो जीवा और क्या होगा, जो चाप के बीच का क्षेत्र आएगा उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड। तो देखो वृत्तखंड भी इसमें दो टाइप के होंगे, एक तो क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, देख के पता चल जा रहा है, और इसे क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। यानी कि जो क्या आएगा, एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच का जो एरिया आएगा इसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, यानी वृत्त खंड कहेंगे, ठीक है। अगला है त्रिज्य खंड, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या। चलो इसको पहले चित्र बना लेते हैं, इसके थ्रू समझते हैं। ये हमने ले लिया केंद्र, ठीक है। तो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या। अब हमने क्या ले लिया, एक चाप ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, ए से बी तक का। अब ये ऊपर वाला भी है चाप, नीचे वाला भी है ना। दो चापों में विभक्त हो गया, दो बिंदु क्या कर रहे हैं, इसको दो चापों में विभक्त करेंगे कि नहीं। एक दीर्घ चाप आ जाएगा, एक लघु चाप। अगर केवल एकदम सेंटर में कोई है तो इसका मतलब दो बराबर चाप आ जाएंगे, ठीक है। कोई दीर्घ कोई लघु नहीं होगा उस कंडीशन पे। अब देखो फिर तो क्या करें, केंद्र को एक चाप के सिरों से, हमने ये चाप ले लिया तो इसके सिरों से क्या कर दिया, इसको मिला दिया, किसको, केंद्र को, ठीक है। तो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं, ये दोनों क्या हैं, त्रिज्या है। इन त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो ये क्षेत्रफल है इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड कहेंगे, ठीक है। यानी कि दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र आएगा तो ये त्रिज्य खंड आ गया। ऐसे ही क्या है, इस दीर्घ वाले चाप के लिए भी तो ये बिंदु यही है ना, है कि नहीं। दीर्घ वाले चाप के बिंदु भी क्या है, ए और बी। तो इसमें भी क्या आएगा फिर, केंद्र को इस चाप के इन बिंदुओं से मिलाने वाली जो ये त्रिज्याएं हैं और इसके बीच का जो ये क्षेत्र आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड कहेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर को भी दो त्रिज्य खंड बनेंगे, तो इसको तो क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड,
ठीक है, जिसमें चाप ज्यादा आ जाएगा उसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पर को एक पॉइंट और मान लेते हैं सी। तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या आ जाएगा, देखो ओ ए सी बी ऐसे करके लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये वाला आ गया दीर्घ त्रिज्यखंड। अब ये वाला क्या आ रहा है, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड क्या है, ए ओ बी। आई बात समझ में। इसको ये भी कह सकते हो दीर्घ वाले को बी ओ ए सी बी, ऐसे घूम के फिर से यहीं पर को आएगा, ठीक है। ओ से शुरू किया तो ओ ए ऐसे भी बोल सकते हो, या ऐसे लिख लेते हैं इसको बी ओ ए। अगर बी ओ ए कहते तो नीचे वाला भी आ जाता, अब पूरा यहां से बाहर की ओर जा रहा है तो बी ओ ए सी बी, ये क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें एक नोट लिख लेते हैं, जब दोनों चाप बराबर हो जाते हैं ठीक है, जब क्या होंगे, दोनों चाप बराबर हो जाएंगे। तो दोनों चाप बराबर होने का मतलब क्या होगा, अर्थात प्रत्येक चाप क्या होगा, फिर अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक चाप अर्धवृत्त होगा तब दोनों वृत्तखंड तथा त्रिज्यखंड बराबर होता है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों के दोनों चाप बराबर हो जाएंगे, जैसे हमने वृत्त बनाया, ठीक है, तो चाप बराबर होने का मतलब ये ए है, ये बी है, ये ऊपर वाला चाप भी और नीचे वाला चाप भी दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, देखो अगर हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर ले, जीवा ले लें, तो वो जीवा कहाँ से होकर जाएगी, इसका मतलब जब बराबर है तो इसका मतलब केंद्र से होकर जाएगी, है ना। यानी कि वो क्या होगा, व्यास, एक व्यास ही तो क्या करता है, उसको दो बराबर वृत्तों में विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रत्येक एक अर्धवृत्त होगा। अगर क्या होगा, प्रत्येक चाप एक अर्धवृत्त बन रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, देखो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। देखो यही चीज को हम वृत्तखंड भी बोल सकते हैं और इसी चीज को त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। कैसे, वृत्तखंड तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र आ रहा है ना। और त्रिज्यखंड कैसे बोल सकते हैं, देखो एक त्रिज्या एओ आ रही है, एक त्रिज्या ओ भी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल भी तो क्या त्रिज्यखंड होता है ना। देखो ये ए ओ बी के क्षेत्र का बीच का क्षेत्र तो त्रिज्यखंड बोला, तो यहाँ पर भी तो क्या आ रहा है, दो त्रिज्या ही तो आ रही है। व्यास का मतलब क्या होता है, दो गुणा त्रिज्या, है ना। तो एक एओ त्रिज्या आ रही है, वो भी त्रिज्या आ रही है, तो ये वृत्तखंड भी हो जाएगा, यही त्रिज्यखंड भी हो जाएगा। अब यहाँ पर वो केवल वृत्तखंड की बात करें तो क्या होगा, देखो ये वाला वृत्तखंड और ये नीचे वाला वृत्तखंड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। देखो लिखा है इसमें, तब दोनों वृत्तखंड तथा दोनों त्रिज्यखंड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला वृत्तखंड और ये वाला नीचे वाला वृत्तखंड दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और दोनों के दोनों त्रिज्यखंड भी क्या होंगे उस कंडीशन में बराबर, क्योंकि ऊपर का क्षेत्र भी उतना ही होगा जितना नीचे का। और उसी वृत्तखंड को हम क्या कह सकते हैं, त्रिज्यखंड भी उस कंडीशन पे कह सकते हैं, जब दोनों के दोनों चाप क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। देखो इस कंडीशन पे क्या होगा, अगर दोनों के दोनों चाप क्या होते हैं, बराबर आ जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला चाप ये वाला चाप बराबर होगा, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अर्धवृत्त बन जाते हैं दोनों के दोनों चाप। और क्या हो जाता है, ये वृत्तखंड, ये वाला वृत्तखंड और नीचे वाला वृत्तखंड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही त्रिज्यखंड भी बन जाएंगे उस कंडीशन पे, ठीक है। होंगे कि नहीं, क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र आएगा उस कंडीशन पे। अगर जीवा यहाँ पर को होती तो उस कंडीशन पे त्रिज्यखंड नहीं बनता, उस कंडीशन पे क्या होता, केवल वृत्तखंड बनता। अभी क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड भी बन जाएगा, क्योंकि संगत त्रिज्याएं भी आ रही हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, तब प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, इसमें अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहलाता है, अर्धवृत्तीय क्षेत्र, ठीक है।
अब देखो अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त मतलब केवल ये बाहर की बाहर परिधि होती है। अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहने का मतलब इसके बीच का जो ये एरिया है ये अर्धवृत्तीय क्षेत्र होता है। जैसे वृत्तीय क्षेत्र का होता है, ये वृत्त है तो इसके बीच का पूरा ये एरिया क्या है, वृत्तीय क्षेत्र होता है। अगर खाली वृत्त कहें तो वृत्त मतलब ये बाहर बाहर का आवरण हो गया, केवल इतना ये वृत्त हो गया। इसके बीच का जो काले रंग का जो दिख रहा है, इसके बीच में जो बाउंड्री है वो क्या वृत्तीय क्षेत्र है। ऐसे ही ये अर्धवृत्त है बाहरी बाहर का, इसके बीच का जो क्षेत्र है यानी कि चाप और व्यास के बीच का जो एरिया आ रहा है वो क्या है, अर्धवृत्तीय क्षेत्र। ठीक है, देखो अगला एक हेडिंग है, इसमें नोट करके, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। देखो इसको समझते हैं चित्र के थ्रू। जैसे हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये किस तल पर स्थित है, अभी ये जो बोल्ड है इस पर स्थित है ना, इसी तल पर तो स्थित है। हमने इस बोल्ड पे क्या कर दिया, इस वृत्त को बना दिया। ठीक है, तो देखो ये किस पर स्थित है, अभी एक तल पर स्थित है, ये बोल्ड का पूरा तल, और इस पर हमने एक वृत्त बना दिया। तो देखो इस तल को कितने भागों में विभाजित करेगा, 3 भागों में विभाजित करेगा। एक तो क्या करेगा, ये जो वृत्त है इसके अंदर का भाग है ना, तो ये जिसको हम क्या बोलते हैं, अभ्यंतर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखो इस वृत्त ने 3 भागों में विभाजित किया इस पूरे तल को। एक तो ये वृत्त के अंदर का भाग, ये वृत्त है, जितने में ब्लैक कलर दिख रहा है ये क्या है, वृत्त है। ये अंदर वाला वृत्त नहीं है, आई बात समझ में। वृत्त केवल क्या है, बाहरी बाहर का आवरण। ठीक है, तो ये अभ्यंतर आ गया। और दूसरा क्या आया, इस वृत्त का बहिर्भाग। देखो वृत्त के बहिर्भाग में क्या है, पूरा ये बोर्ड है, पूरा तल है ना, तो दूसरा भाग ये आ गया जिसको हम क्या कहेंगे, बहिर्भाग। ठीक है, अब तीसरा क्या है, खुद वृत्त है। देखो इसको इसने क्या किया, 3 भागों में विभाजित किया है ना। ये जो तल है, इस तल पर अगर हमने वृत्त बनाया तो क्या किया, देखो इस तल को एक अभ्यंतर वाला हिस्सा डिवाइड हुआ इसमें, और एक ये जितने हिस्से में ये वृत्त बना है ये वाला हिस्सा हो गया, और एक बहिर्भाग। 3 हिस्से बनाए ना इसने। तो एक वृत्त क्या करता है, किसी तल को जिस पर वह स्थित होता है उसको 3 भागों में विभाजित करता है, एक अभ्यंतर, एक बहिर्भाग, और तीसरा क्या आया, वृत्त आया। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे क्या मान लिया, ये क्या है, वृत्त है ना, एक बाहरी बाहर का आवरण ही तो है। ठीक है, ये क्या है, वृत्त। तो अगर इसको हम क्या करते हैं, इस तल पर स्थित कर दें, तो हमने इस पर स्थित कर दिया, तो देखो इसने इसको कितने भागों में विभाजित किया, एक तो ये वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर आ गया, दूसरा क्या है, ये सारा बाहर का जो आवरण है ये बहिर्भाग आ गया इसका, और तीसरा कौन सा हिस्सा आया होगा, जितने स्थान पर हमने इस वृत्त को रख रखा है वो वाला स्थान भी तो आएगा ना, वो स्थान आएगा। एक इसके अंदर का स्थान आया, एक तो ये वाला आया जितने पर ये स्थित है, एक अंदर का और एक बाहर का। तो कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में। एक वृत्त वाला भाग हो गया, एक वृत्त के, देखो एक तो ये वृत्त वाला जितने में ये बाहरी आवरण हो रहा है वो है क्या, वृत्त वाला भाग, इसके अंदर का भाग वृत्त नहीं है, वो क्या है, जितने पर ये क्या हो रहा होगा, स्थित हो रहा होगा। जैसे अगर यहाँ पर कोई वृत्त बनाए तो देखो ये क्या है, वृत्त बना। ठीक है, तो जितने में ब्लैक कलर दिख रहा है, एक ब्लैक वाला हिस्सा आ गया, एक ब्लैक के अंदर व्हाइट वाला हिस्सा आ गया, एक ब्लैक के बाहर व्हाइट वाला हिस्सा, तो 3 हिस्से ही तो बने ना। तो एक तल को वृत्त क्या करता है, 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।